हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। इस सीरीज में मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे और साथ में एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो ये सीरीज आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेके आऊंगा और साथ में एमसीक्यूज भी आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू करें, मैं आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो प्रीलिम्स में आपको पता है कि उसका सिलेबस ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं होता है। तो ये जो आपके सामने मैं सिलेबस लेके आया हूँ, ये सिलेबस है GS1 मतलब मेन्स का, जो हमारा यूपीएससी का मेन्स होता है। तो इसमें हमारा जो ज्योग्राफी है ये पाया जाता है GS1, दैट इज जनरल स्टडीज फर्स्ट, इसका पार्ट होता है। तो चलिए पहले सिलेबस को जानते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। तो सिलेबस की बात करें, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हमें फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में जानना है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद जो दूसरा हमारा ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, ठीक है, जिसमें आपको अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज ये सब पढ़ने होंगे। ये भी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो यहां तक हमने देखा कि हमको फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ सेक्शंस आ रहे हैं, कुछ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आ रहे हैं, लेकिन हमको इन चीज को अप्लाई करना भी सीखना है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पढ़ेंगे, विंड्स पढ़ेंगे, साउथ वेस्टर्न विंड्स पढ़ेंगे, तो आपको उनको ही बाद में जाके अप्लाई करना है इंडिया पे। उसको हमारा कहलाएगा इंडियन ज्योग्राफी। और साथ में हम एक और सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैपिंग। अगर आप मैप से क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी पूछता है, इस बार भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैप से पूछे गए थे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने हमारे ज्योग्राफी को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी, जैसा कि आपने सिलेबस में देखा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आपको अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फ्लड्स ये सब पढ़ना है। तो ये हमारा पहला सेक्शन होगा। फिर फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के बाद आप इसी चीज को जब अप्लाई करेंगे इंडिया पे, इंडिया का क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, एवरीथिंग, वो हमारा कहलाएगा इंडियन ज्योग्राफी। दैट इज द सेकेंड पार्ट। ये मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आई एम टेलिंग यू हाउ वी हैव टू अप्रोच द ज्योग्राफी। तो ये हमारा हो गया इंडियन ज्योग्राफी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ऑल्दो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से प्रीलिम्स में कम क्वेश्चन आते हैं, पर मेंस में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज द थर्ड पार्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा 8 से 10 मार्क्स इस सेक्शन से भी आ ही जाते हैं। दैट इज मैपिंग। तो ये 4 पार्ट्स में हमने ज्योग्राफी को डिवाइड किया हुआ है और इन्हीं 4 पार्ट्स को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड से, इंडिया की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, इसमें आपको मैं बता दूं फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आएंगी। फिजिकल ज्योग्राफी में वो सब चीजें आएंगी जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व है। एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम में लेके आया हूं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे पानी दिख रहा है, यहाँ पे हवा एंड एटमॉस्फेयर है, और ये हमारी लैंड है। तो इनको हम क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में, जो एयर के साथ डील कर रही है, ठीक है, दैट इज एटमॉस्फेयर। नॉट एयर एक्सक्लूसिवली, बट एटमॉस्फेयर हमारा द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब जो यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रो मीन्स वाटर, दैट इज डील्स विद वाटर। हाइड्रोस्फेयर जैसे कि क्या, ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, दीज थिंग्स, सीज एंड ऑल, वो हमारा हाइड्रोस्फेयर में आएगा। और फाइनली जो थर्ड पार्ट है दैट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या चीजें आती हैं? लिथोस्फेयर में आएगा हमारा अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, माउंटेन बिल्डिंग आ गई, ये सारी चीजें हमारी लिथोस्फेयर में आ जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को जब हम पढ़ना चाहेंगे तो हम इनको ज्योग्राफिकल टर्म्स में एटमॉस्फेयर वाली चीज़ को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी,
जो क्लाइमेट के साथ डील करेगी। हाइड्रो जो स्फीयर वाली हमारी है, पानी के साथ जो डील करती है, दैट इज ओशियनोग्राफी, जो ओशियंस के साथ डील करती है, जैसे कि टाइड्स हो गई या ओशियन करंट्स हो गई, सैलिनिटी, ये सब हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर में या ओशियनोग्राफी में। फिर जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, जो मतलब कि लैंड के साथ डील करता है, उसको हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली हम फिजिकल ज्योग्राफी को प्राइमरीली अगर देखें तो 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर रहे हैं प्राइमरीली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड इट इनटू क्लाइमेटोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2 आप इसको डिवाइड करेंगे ओशियनोग्राफी, एंड नंबर 3 आपका जो डिवीजन होगा दैट विल बी जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये 3 डिविजन्स हमारे रहेंगे, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट, दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। क्लाइमेटोलॉजी क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लाइमेटोलॉजी डील्स विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के साथ, क्लाइमेट के साथ, बारिश, बर्फ, धूप, एवरीथिंग, मॉनसून्स, ऑल दोज थिंग्स। ऑल्दो मॉनसून जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, बट ऑल दीज थिंग्स आर डेल्ट विद इन द क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। तो चलिए सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ठीक है, एक गैसेस लेयर है जो अर्थ को सराउंड कर रही है। जैसा कि आपको पता होगी अर्थ पे हम, जैसे कि आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो तो आपके अराउंड गैसेस हैं जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक है। ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर और खत्म, नहीं, इट गोज अप टू मेनी किलोमीटर्स, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक गैसेस लेयर रहती है जो अर्थ को सराउंड कर रही है। और ये बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ज़मीन पे लाइफ पॉसिबल हो। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो देयर विल नॉट बी लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, that is why atmosphere is very important, and it is a gaseous layer that is surrounding the earth. So earth's atmosphere is the layer of gases that surrounds the planet and extends into the sky. ठीक है, that is what the atmosphere is. आप समझ रहे हैं ना कि एटमॉस्फेयर कितना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इट इज द गैसियस लेयर। अब हमने बता दिया कि ये एक गैसियस लेयर है, तो कैसे ये अर्थ पे पाई जाती है, गैसियस लेयर का कैसा पैटर्न रहता है अर्थ पे, हमको ये चीज़ें समझनी है कि इसका पैटर्न क्या है, कौन से गैसेस हैं, कैसे हैं, कहाँ पे कौन सा गैस है, कितना है और उसका क्या रोल है। कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले आप इस इमेज की तरफ देखिए। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ये कॉलम, यहाँ पे आपको जहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं, इट इज गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स, ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। और नीचे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्लियरली विजिबल है? आई होप इट्स विजिबल। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज टेल मी इन द कमेंट, सो दैट मैं उस पर काम करके आपके लिए बेटर चीजें नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ जाऊं। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो हमारे पास है ना, ये है हमारे पास गैसेस, ब्लू कलर के जो डॉट्स है गैसेस। लेकिन जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ को देखेंगे और फिर दिस, मान लो कि ये हमारा स्पेस हो गया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नीचे अर्थ की सरफेस के पास आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इन ब्लू कलर के डॉट्स में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्लोज है, ज्यादा गैसेस है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पर जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको डेंसिटी कम मिलेगी। यही हमारा पैटर्न रहता है गैसेस का। गैसेस की डेंसिटी सबसे ज्यादा नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रहती है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको पता चलेगा कि ऊपर जाके गैसेस की डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपको अर्थ के पास मिलेगा ना। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ की सरफेस है, तो जितना इसके पास चीजें रहेंगी वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे आप इससे दूर चले जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे डेंसिटी गैसेस की ज्यादा रहेगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से गैसेस ज्यादा अर्थ की सरफेस के पास होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर चले जाएंगे तो गैसेस डेंसिटी भी कम होती जाएगी। दैट इज वाई यहाँ पे आपको ये क्लोजली दिखेंगे। अभी यहाँ पे आपको ये डॉट्स जो क्लोजली दिख रहे हैं, यहाँ पे कौन से डॉट्स हैं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन से गैसेस हैं ऐसे जो यहाँ पे ज्यादा होंगी? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा जो हेवियर गैस होगा वो आपको नीचे ही ज्यादा मिलेगा, ऊपर भी ऑल्दो मिलेगा बट उस क्वांटिटी में नहीं मिलेगा।
इज इट क्लियर? तभी आप देखेंगे कुछ गैसेस किसी हाइट तक ही पाए जाते हैं, कुछ गैसेस उसके बाद भी पाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। जब आप इस कॉलम को देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे वो गैसेस मिलेंगे दैट विल बी हेवियर, वो ऊपर जाके कम होते जाएंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि गैसेस लेयर है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस लेयर है, पर कौन से गैसेस है आखिर, किन गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे? तो ये जो आपके सामने चार्ट में लेके आया हूँ, इसमें आप देख सकते हैं दीज आर द इंपॉर्टेंट गैसेस जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, इट इज 78%, मतलब कि 78% सिर्फ नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन नंबर 2, 21% ऑलमोस्ट, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाता है, अगर आपको अरेंज करने को बोला जाए, 4 गैसेस दिए जाए, बोलेंगे कि अरेंज करो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। आर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, मेक श्योर ये नो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होगी आजकल ग्लोबल वार्मिंग का काफी इशू चल रहा है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा रोल है, वो भी हम देखेंगे आगे। पर आप ये समझ लो अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अच्छा खासा रोल रहता है ग्लोबल वार्मिंग में, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आर्गन देखोगे इट इज 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.035 या 0.04 लिख दो, अराउंड दैट, इतनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर आपको अरेंज करने को बोला जाए कि बताओ जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो यू शुड बी एबल टू डू इट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर जाके कार्बन डाइऑक्साइड, यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बात मैं इसलिए फोकस करके कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बिटवीन आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आप अक्सर ऐसे गलत कर सकते हो कि उसको आर्गन से ज्यादा रखते हो, क्योंकि नॉर्मली जो हम गैसेस का नाम सुनते हैं, नाइट्रोजन सुन लिया, ऑक्सीजन सुन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड सुन लिया एंड दैट्स इट, करेक्ट? इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने का चांस है, बट डोंट डू दैट, आर्गन शुड बी मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इन्हीं गैसेस के बारे में बात करें, दिस इज द एनसीईआरटी, जैसा कि मैं आपको बोला था एनसीईआरटी भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड गाइज, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 8 है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से, यही आज हम कवर कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि कुछ गैसेस की लेयर है कितनी आगे जाके बढ़ जाती है, कुछ गैसेस कम होते जाते हैं ऊपर चढ़ के बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। तो यही यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर आप देखेंगे अपनी जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th का, ये पेज मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अप टू 120 किलोमीटर्स आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ये बता रहा है एज पर द एनसीईआरटी, अप टू 120 किलोमीटर्स आपको ऑक्सीजन मिलता जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपको 90 किलोमीटर्स तक ही मिलेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि हेवियर गैस आपको नीचे ही मिलेगा ज्यादा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दिस इज व्हाट द एनसीईआरटी इज। उसके बाद हम गैसेस पे आते हैं, ये टेबल मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सी गैस की क्या कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद हम गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके यूजेस देखते हैं। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का मेंशन हुआ है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट सिचुएशन दैट इज ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे चल के वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसकी अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन है, पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद क्यों, वाई, इसका क्या रोल है? इसका रोल है जैसे कि प्लांट्स हो गए, वो नाइट्रोजन जो लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, नाइट्रेट्स जब ये चेंज हो जाती है उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, और नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसा कि आपको पता होगी डीएनए में बेसिस जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन बेसिस रहती है, तो इसलिए नाइट्रोजन का अच्छा खासा रोल रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको फिक्स किया जाता है इन द सॉइल और फिर वो प्लांट्स लेके चले जाते हैं। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता ही होगी, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ये कंबशन में काम आता है, ये हमारी ऑक्सीजन ब्रीदिंग
ब्रीदिंग, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा 2 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन बंद हो जाएगा तो पता ही है क्या होने वाला है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं हम आगे और आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी प्लांट्स यूज़ करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रिसेंट इश्यूज और जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आपको मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो क्या होता है कि जो जो कोल्ड एरियाज है ना, वहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज वहाँ पे वो एक ग्लास हाउस बनाते हैं। ग्लास हाउस बनाने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, जब विंटर आता है ना, जब ठंड बढ़ जाती है, तो सोलर रेडिएशंस, आप ऐसे मान लो कि ये एक ग्लास का स्लैब है यहाँ पे, ठीक है, और ये ग्लास हाउस यहाँ पे, इसमें वो प्लांट्स वगैरह सब कुछ ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ठंड में कैसे होता है, ठंड में क्या करते थे वो, क्यों, जब यहाँ पे ग्लास हाउस में ऊपर से सन रेज आती है ना, तो वो इस ग्लास हाउस में जाती है और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कैसे होता है, ये क्यों हो रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्लीज़ फोकस, यहाँ पे आप देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिकॉज जो सोलर एनर्जी है, जब सन रेज आती है ना, और उसके बाद वो इस ग्लास स्लैब के थ्रू जाती है अंदर, तो ये शॉर्ट वेव्स होती हैं। ये ग्लास वेव्स जो सन रेज आती है ना, ये शॉर्ट वेव्स होती है, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, तो ये इजीली, इनका पेनिट्रेशन पावर इजीली ग्लास के थ्रू चला जाता है और उसके बाद जाके अंदर चला जाता है। और जब ये वहाँ पे रेडिएट होने लग जाती है वापस, जब ये रेडिएट होती है बाहर नहीं आती है। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, अभी हम इसको थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड से पहले रिलेट करते हैं ताकि आप इजीली समझ पाए। आपको बस इतना पता होनी चाहिए कि ग्लास हाउस इफेक्ट है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अभी है ना, वो कैसे होता है, वो ग्लास की वजह से जो ग्रीन हाउस बना था। अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि एग्जैक्टली अर्थ पे कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देखिए, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे सन है, ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब सन से आपको पता होगी कि रेडिएशंस आती है, विजिबल लाइट आपको जो दिख रही है, कुछ यूवी रेडिएशंस जैसे कि आपको पता होगी जो आप सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि सन डैमेज करते हैं, तो कुछ यूवी रेडिएशंस आ जाती है, कुछ विजिबल लाइट आ जाती है टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा कि अर्थ पे क्या मिलता है आपको, एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, जो येलो कलर की लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ऑल, ये सब आपको मिलेगा। अब जब सन से रेज आना लग जाएंगी, यहाँ से सन से जो रेज आती है ना, वो आपको पता है यूवी रेज, विजिबल रेज, उनकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ शॉर्ट होने की वजह से ये इस एटमॉस्फेरिक लेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ पे आ जाते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ की एक खासियत है, इसमें पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, तो ये जब इसको पेनिट्रेट करके अर्थ पे आ जाती है तो अर्थ हीट अप हो जाती है, ठीक है। अभी सन से जो लाइट आ रही है, आपको पता है ना, जब सोलर एनर्जी आती है तो गर्मी लगती है ना, तो अर्थ भी हीट अप हो जाती है। तो अभी मान लो कि ये जो रेडिएशन यहाँ पे आ गई है, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ हीट अप हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, कोई भी चीज हीट अप होने के बाद क्या करेगी, एनर्जी रेडिएट करने लग जाती है, ठीक है, एनर्जी रेडिएट, क्योंकि देखो ना, आप कोई भी आयरन रॉड ले लो, उसको गर्म करो, कुछ देर के बाद वो फिर रेडिएट करती है हीट, तो उसके बाद जो अर्थ है ये कुछ हीट वापस देने लग जाएगी, इट विल स्टार्ट टू रेडिएट। जब ये हीट रेडिएट करेगी तो यहाँ पे आपको पता है ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे आपको बहुत सारे गैसेस मिलेंगे, तो इसकी वजह से ये सारा एरिया भी हीट अप हो जाएगा। जो यहाँ पे आपको इसके ऊपर गैसेस मिलेंगे, से दिस, ये यहाँ पे आपको गैसेस मिल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अर्थ हीट अप हो गई है। अब ये हीट रेडिएट कर रही है, अपनी छोड़ रही है वापस, ठीक है। इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है, बट वो भी हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि जब ये अर्थ रेडिएट कर रही है हीट, तो इसके कॉन्टैक्ट में जो गैसेस हैं वो भी हीट अप हो जाएंगे, करेक्ट। जब यहाँ पे हीट अप हो जाएंगे गैसेस ये वाले, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, गैसेस हीट अप हो रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, जब आपने सनलाइट को आते हुए देखा था, ये आई थी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, ठीक है। अब जब अर्थ रेडिएट कर रही है, ये क्या रेडिएट कर रही है, ये वाली जो हमारी रेडिएशन थी, दिस वन, दिस वाज विजिबल लाइट और ये यूवी रेडिएशन मोस्टली, ठीक है, इसलिए इसकी वेवलेंथ जो थी वो शॉर्ट थी।
अब जब अर्थ रेडिएट कर रही है तो ये क्या रेडिएट कर रही है, ये इस फॉर्म में वापस से रेडिएट नहीं करेगी, बट इट विल रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। यहाँ से जो रेडिएशन हो रही है ना, ये इंफ्रारेड वेव्स को अब रेडिएट कर रही है। इंफ्रारेड वेव्स का क्या होता है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जब यहाँ से आएगी ना, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लाइक दिस, ठीक है। अब ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से, लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ नहीं करेगा जाना, बिकॉज इसकी शॉर्टर वेवलेंथ थी तो ये पेनिट्रेट आसानी से कर पाया, पर यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ होने की वजह से ये पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा। हाँ, बाकी ऑक्सीजन हो गया एंड ऑल दे विल अलाउ, बट कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये इसको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी से ग्रीन हाउस गैस। अभी क्यों कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे कभी अगर टाइम मिला एनवायरनमेंट में, पर यहाँ पे आप इतना जान लो, बिकॉज ऑफ दिस ये यहाँ पे सारा सिस्टम रुक जाएगा। अब जब सारी रेडिएशन यहीं पे रुक गई तो टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी वार्म रेडिएशन जो अर्थ रेडिएट कर रही थी वो एस्केप ही नहीं हो पाई है, उसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो जो भी अर्थ हीट अप हो जाती है, सारी हीट वापस रेडिएट कर देती, तो अर्थ का टेम्परेचर माइनस चला जाता। तो कैसे रहोगे माइंस में, बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है माइंस में रहना, मुझे पता है, मैं रहता हूँ कश्मीर में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता, माइंस पता नहीं कहाँ चला जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, यहाँ पे अगर कुछ रेडिएशन कहीं से एस्केप हो भी रही थी, अब कुछ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा कि सारी की सारी रेडिएशन ही ट्रैप हो जाएगी। वही हमारा प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल से जो भी धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज से, हमने फॉरेस्ट को काट दिया, ये सब होने की वजह से अभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। इसीलिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखेंगे, ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज द वेवलेंथ, ये हमारा अल्ट्रावायलेट है, दिस वन। इसकी वेवलेंथ देखो ना कैसे छोटे छोटे ऐसे क्लोजली चल रही है, बहुत क्लोजली चल रही है। वेवलेंथ, दिस इज द वेवलेंथ बिटवीन टू क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स, बिटवीन द टू क्रस्ट्स। तो ये हमारी वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। सेम इज विद द विजिबल, ऑल्दो थोड़ी इससे ज्यादा है पर फिर भी कम ही है। पर जब आप इंफ्रारेड की तरफ जाओगे, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, सी। तो लॉन्गर वेवलेंथ वाली वेव को एस्केप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू एस्केप दैट इजीली बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। इस वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अगर आप देखेंगे, ये हमारी जो यूवी रेडिएशंस विजिबल, दिस इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द सन, और ये हमारी जो इंफ्रारेड है, ये जो अर्थ रेडिएट कर रही है, दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ये देखो आप सन से जो रेडिएशन आ रही है, ये रेज है ना, देखो स्मॉल वेव्स आ रही है, शॉर्ट वेव लेंथ है, आराम से यहाँ से अर्थ पे आ रही है, पर ये जो अर्थ से वापस जा रही है ना, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन वेव्स को एस्केप होने नहीं देगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या समझा रहा हूं। अब बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, दैट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर की बात करें तो ये बहुत आपको पता होगी कि वाटर वेपर क्या है। जो स्टीम है, आप पानी पे जब हीट करोगे तो वहां पे क्या होगा, भाप बनने लग जाता है, ठीक है, तो दैट इज वाटर वेपर। अब वाटर वेपर का भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी भी प्रॉपर्टी है कि ये भी इंफ्रारेड जो वेव्स है उनको जाने से रोकती है, तो इसका भी रोल ग्रीन हाउस गैस में है, ठीक ठाक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज जो वाटर वेपर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट, दैट आई वुड लाइक टू से, सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। इट वैरीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैरी हो जाती है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी वाटर वेपर की, और पोल्स पे जाके आपको सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वाटर वेपर की। ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपने एक पतीला जो है, कोई भी बोल है, उसको गैस पे चढ़ा दिया है, ठीक है, ऐसे, और इसके नीचे गैस जल रही है, ठीक है। अब इसमें पानी जो है उसको हीट हो जाएगा। जब वो हीट हो जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेट होने लग जाएगा।
इवेपोरेशन होने लग जाएगा, ठीक है। जब वो इवेपोरेट होगा तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको यहीं पे मिलेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट थी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इवेपोरेशन में आपको पता चलेगा कि कम ऊपर जाके कम वेपर्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हीट सोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, सबसे ज़्यादा हीट आपको नीचे ही मिल रही है। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद द अर्थ्स वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि आपको पता है अर्थ पे सबसे ज्यादा इंसुलेशन या सनलाइट कहाँ पे आती है? इक्वेटर पे, ट्रॉपिक्स के बीच में। आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पता होगा। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये हमारा इक्वेटर है। आपको पता होगी जो सन है सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, इन द ट्रॉपिक्स, सबसे ज्यादा इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स। तो सबसे ज्यादा हीट भी इसी एरिया में मिलती है एज कंपेयर टू द पोल्स। जब सबसे ज्यादा हीट इसी जगह पे मिलेगी तो क्या होगा? यहाँ का पानी हीट अप हो जाएगा ज्यादा। पानी हीट अप हो जाने की वजह से यहाँ पे आपको वेपर्स ज्यादा मिलेंगे। Whereas जब आप यहाँ पे पोल्स पे जाओगे, यहाँ पे जो सन रेज होती है ना वो कभी वर्टिकल नहीं होती है, ठीक है। हम सीजनैलिटी में पढ़ेंगे, यहाँ पे सन रेज आपको कम मिलेंगी, वर्टिकल नहीं मिलेंगी। दे विल नॉट फॉल वर्टिकली ऑन द पोल्स। उस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। ये तो आपको पता होगी ना कि पोलर एरियाज में टेम्परेचर कम होता है। अब जब टेम्परेचर ही कम है तो इवेपोरेशन पानी की कम हो जाएगी। अब जब इवेपोरेशन ही कम हो जाएगी तो क्या होगा? वेपर्स कम बनेंगे। तो इस एरिया में वेपर्स आपको कम मिलेंगे एज कंपेयर टू द ट्रॉपिक्स। यहाँ पे आपको वेपर्स बहुत मिलेंगे। दिस इज हाउ द वेपर्स वेरी, वाटर वेपर्स वेरी ऑन द अर्थ। अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो आप देखो, दिस इज द ट्रॉपिक्स। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ओके, ये हमारे ट्रॉपिकल एरियाज हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 to 4% आपको वाटर वेपर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, मतलब कि अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो फिर ऑक्सीजन से और एर्गॉन से ज्यादा है, हमने इसको वहां पे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये वेरी करती है, ये है ही नहीं। यहाँ पे आपको 2 to 4 मिल रही है। अब आप मिड लैटिट्यूड्स में जाओ, टेम्परेट एरियाज जिनको हम कहते हैं, जब आप मिड लैटिट्यूड्स में, देखो ये अर्थ है, अब जब आप मिड लैटिट्यूड्स में जाओगे तो आपको 1 to 3% मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेट है। ट्रॉपिक से जैसे ही आप बाहर गए तो सोलर इंसुलेशन कम होने लग गया। कम होने की वजह से यहाँ पे आपको वेपर्स भी कम मिलने लग जाएंगे। सेम इज द क्या है, यहाँ पे आपको साउथ में भी वही मिलेगा। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा रहा मिड। अब जब आप पोलर एरियाज, आर्कटिक में या एंटार्क्टिक सर्कल के पार चले जाओगे, वहां पे तो क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे 6 महीने तक सूरज ही नहीं दिखता है। कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे टेम्परेचर -50, पता नहीं कितना माइनस चला जाता है। वहां पे पानी कैसे इवेपोरेट हो जाएगा? हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे एरियाज में आप देखोगे 0 to 1%, मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे ही नहीं इन द एटमॉस्फेयर। सो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि इतना वाटर वेपर है, उतना वाटर वेपर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। That is all about the concentration, the composition of the atmosphere. एटमॉस्फेयर में कौन सी चीज़ कितनी है, कहाँ पे मिल रही है, गैसेस है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू नो कि कौन सी गैस की कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशली पहली 4 गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका सीक्वेंस भी याद रखना आप। उसके बाद कौन सी गैस की कॉन्सेंट्रेशन, जैसे वेपर हमारा हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, हम इतना क्यों फोर्स कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो एनसीईआरटी का पेज मैंने आपको दिखाया था, सी कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट गैस, बट यहाँ पे आप देखोगे कि फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। दिस इज योर एनसीईआरटी ओनली, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैं साथ में ये भी आपको कवर करा रहा हूँ। इट्स गुड फॉर यू गाइज कि अगर आप इसमें करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया था। दिस इज अबाउट द एनसीईआरटी। आई होप आपको आज का ये जो भी मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्लास में हम अब लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ के क्लाइमेट समझेंगे कैसे चेंज होता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लेके लिए आया है यूसीएससी की स्कॉलरशिप, जिसमें आप 50 लाख रुपए तक, 50 करोड़ रुपए तक का प्राइज और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और अगर आपको क्रिकेट विकेट पसंद है तो रजिस्टर कर लो, लिंक पे क्लिक कर दो, मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ये आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखने जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं आपके लिए। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, मैं आपको आंसर दे दूंगा। कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता दीजिए कमेंट्स में। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक बेटर लेक्चर लेके आ जाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।